हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर का आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट क्या होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि को करिकुलर का सब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, नया सिलेबस क्या होगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए को करिकुलर। तो इसका जो सेकेंड सेमेस्टर है ना आपके बीए का, बीए में है, बीएससी में, बीकॉम में, सबके को करिकुलर सेम आते हैं। तो आप किसी में भी हैं तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर के करिकुलर का सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। ओके, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ना है। अब प्राथमिक चिकित्सा में जो आपका यूनिट नंबर 1 है ना, इसका है आधारभूत प्राथमिक चिकित्साएं। आधारभूत प्राथमिक चिकित्साएं जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य और नियम, कि प्राथमिक चिकित्सा का आखिर उद्देश्य क्या होता है, क्यों जरूरी है प्राथमिक चिकित्सा की, और इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, नियम क्या है, वो पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है आकस्मिकता से निपटना और मूलभूत सीपीआर का जो है रिस्ट रेसिस्टेंस। यानी कि मतलब आपको क्या करना है, ये समझना है कि आपको आकस्मिकता मतलब अचानक से कोई चीज हो गई, तुम्हें चोट लग गई, कुछ चीजें हो गई, तो उस समय उससे निपटना कैसे है, और जो सीपीआर करना है या आपको एक असिस्टेंट की तरह काम करना हो तो एक नॉर्मल रूप में आपको चीज समझ आनी चाहिए। तीसरी चीज है आपका स्वास्थ्य में लाभ अवस्था, मतलब लाभ अवस्था स्वास्थ्य में इससे क्या होता है कि अगर मान लिया तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, आपने वहां पे पट्टी बांध दिया तो आपकी काफी लाभ हो सकता है स्वास्थ्य में। और प्रारंभिक शीर्ष के बारे में बात कर रही है, तो ये सारा कुछ प्रारंभिक शीर्ष मूल्यांकन जो है कि शुरुआत में क्या चीजें हुई उसके बारे में पढ़ना है। हाथ धोना और स्वच्छता के बारे में कि हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक चिकित्सा के किट कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के किट होते हैं प्राथमिक चिकित्सा के, और उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा में। ओके, यूनिट नंबर 2 आपका कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकी। प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकी क्या हो सकती है, पट्टियां बांध देना, पट्टियां और बांध जो होते हैं ये बांध करके हम प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत कर सकते हैं। मान लिया तुम्हें चोट लग गई है तो तीव्र निष्कासन तकनीकी, मतलब तीव्र तरीके से निष्कासन तकनीकी की, मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है उससे निकालने की तकनीकी। तीसरा स्थानांतरण की तकनीकी, मतलब तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उस समय किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास, वो चीजें प्रोवाइड कराना। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको श्वसन क्रिया संबंधी प्राथमिक चिकित्सा, सांसों से रिलेटेड प्राथमिक चिकित्सा। अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी, जैसे कि प्राथमिक श्वसन क्रियाएं क्या क्या होती हैं, किस तरह से श्वसन क्रिया काम करता है। दूसरा है श्वसन अवरोध, यानी कि सांस लेने में कोई बाधा हो, सांस लेने में कठिनाई हो, आप डूब रहे हो, आपका गला घुट रहा हो, आप लटक गए हो फांसी पे, इस तरह की सिचुएशन अगर आपने क्रिएट कर लिए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमको तीसरा पढ़ना है कि गले में अगर आपके सूजन है या धुएं और गैसों से दम घुट रहा है या आपको अस्थमा है तो ऐसे में प्राथमिक चिकित्सा क्या हो सकती है। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। तो मतलब ये को करिकुलर जो सब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया जाता है, आपकी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी में अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ अप्रिय घटना होती है, आकस्मिक कुछ चीजें हो जाती है, तो वहां पर आप कम से कम ऐसा कर पाओगे कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लायक आप बना पाओगे, अदरवाइज उसकी जान वहीं पर चली जाए। ओके, तो ये चीज समझना जरूरी है। चौथा है आपका हृदय रक्त परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्साएं, मतलब किसी को हृदय रोग की जैसी समस्या है तो हृदय और परिसंचरण के मूलभूत क्या होते हैं, क्या तत्व होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, फंक्शन करता है आपका हृदय, उसके बारे में पढ़ना है। सीने में अगर दर्द हो तो क्या करना है, रक्तस्राव अगर कम हो या ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। 5वें यूनिट में हमको पढ़ना है किसके बारे में, घावों और चोट से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। घाव और चोट से रिलेटेड प्राथमिक चिकित्सा क्या हो सकती है उसके बारे में। जैसे कि पहली चीज है कि घाव के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, छोटे कट और खरोच भी हो सकते हैं ना, इसमें कोई घाव लग गया, छोटा सा कट और खरोच हो गया। सिर या छाती और पेट की अगर चोटें हैं तो क्या किया जाए इस सिचुएशन में प्राथमिक चिकित्सा में। कहीं पे छेद हो गया है, बॉडी में आपके आघात हो गया है, चोट या सदमा लगा है जोर का, तो ऐसी सिचुएशंस में जब ये सारे चोट या घाव लगे तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या करना चाहिए उसके बारे में हमको बात करनी है। ओके, अब बात करते हैं अगला यूनिट के 6 यूनिट की। 6 यूनिट में हमको पढ़ना है किसके बारे में, त्वचा और जलने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि आपके चमड़ी या चमड़ी जल गया हो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। जैसे कि आप देख सकते हैं त्वचा के मूलभूत, सबसे पहले तो बेसिक जानना है त्वचा क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। जलने के घाव, जलने के घाव हो सकते हैं, शुष्क बर्न हो सकता है कि सूखा हुआ जला हुआ हो,
स्कैंडल्स हो सकता है, यानी कि भाप से कोई चीज़ जल जाए या किसी चीज़ की गर्मी निकल रही है वहाँ से जल जाए, तो इसको कहते हैं स्कैंडल्स। या फिर विद्युत से जल जाए या रसायन से जलना। विद्युत मीन्स कि लाइट से, या रसायन मीन्स कोई केमिकल है उससे जल जाए आप। धूप से जल जाए, कई बार धूप इतनी तेज होती है कि जलन होने लगती है। तो उन चीज़ों में क्या करना चाहिए, गर्मी की थकान और हीट स्ट्रोक से अगर आपको जलन सी फील हो रही है, बर्फ से आप जल जाएं कि बहुत ठंडा है, उस ठंडे से जल जाते हैं लोग, जलने से बचना किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उस टाइम पर हमें प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी है, जलने से बचना कैसे है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़नी है। ओके, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, जहर, विषाक्तता और पशुओं के काटने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। यानी कि अगर आपकी बॉडी में जहर फैल जा रहा है या कोई पशु काट ले रहा है, उस समय क्या प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसमें है कि निगलने और कोई चीज़ आप निगल ले रहे हो जिसकी बेस पर आपको गर्मी फील हो रहा है, गैस कोई हो बन रही है आपके अंदर, या इंजेक्शन लगाया गया है आपको, या त्वचा से विषाक्तता हो रही है, जलन सी हो रही है, फैल रहा है विष, उस सिचुएशन में क्या करना है। जीवों के काटने पर, कोई जानवर काट ले, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी आपको काट ले रहा है, उस समय क्या करना है। संप्रदर्शन हो रहा है, यानी कि सांप ने काट लिया, डंक मार दिया, तो क्या कर सकते हैं। कीट पतंगों ने डंक मार दिया, तो उस समय उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस समय प्राथमिक चिकित्सा क्या हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़नी है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है आधारीय यौन शिक्षाएं, यानी कि बेसिक सेक्स एजुकेशन आपको पढ़ना जरूरी है और जानना जरूरी है। ये हर एक बच्चे के लिए जानना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो यू। ये आपको क्लास 9 से ही ये चीज़ के बारे में पता हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक आज के टाइम पीरियड में तो क्लास 6, 7 से ही बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल टाइम पीरियड पे ना क्या हो रहा है कि बच्चे छोटे हैं और वहीं सब सोशल मीडिया देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, और उसमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि इस टाइप के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं है जानने का। वो जहाँ से भी जानेंगे, या तो फ्रेंड से जानेंगे, बड़ी दीदी से जानेंगे, बड़े भैया से जानेंगे, और चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, विहंगन दृष्टि, मतलब कि किसी इंसान का आपकी तरफ देखने का नजरिया, क्या गंदा नजर से देख रहा है कोई इंसान, अच्छे नजर से देख रहा है, वो चीज हो गया। मूलभूत रूल्स क्या होते हैं, एक जो है यौन शिक्षा के बारे में आपको एक मूलभूत रूल्स, बैड टच, गुड टच, इन चीजों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व परीक्षा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है आपका उत्सर्जन एवं प्रजनन तंत्र के आधारभूत, आपके उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र। उत्सर्जन मीन्स कि जहां से आप अपने मल मूत्र निकालते हैं, और जहां से दूसरी चीज है प्रजनन। प्रजनन मीन्स जहां से बच्चे का जन्म होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। आप मेल है, फीमेल है, मतलब जहां से आपका प्रजनन हो रहा है और जहां से उत्सर्जन हो रहा है, दे आर टू डिफरेंट वेज। तो उसके बारे में आपको समझना, जानना एज ए एजुकेशन, एज ए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी, मैंने ये चीज़ सुना हुआ था, कुछ क्यूटी करके कोई सेक्सोलॉजिस्ट हैं, मतलब वो बच्चे के जन्म और उन चीज़ों से रिलेटेड है। उनके फादर का एक इंसिडेंट था कि एक पर्सन था जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और जब वो आए क्लिनिक पे दिखाने और काफ़ी कुछ डिस्कशन होने के बाद सब कुछ सारे चेकअप्स किए गए, सब नॉर्मल है, ठीक है कि हाँ यार अगर ये दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, तो बच्चा होना चाहिए। तो फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, वो बंदा तो लेडी के जो नाभि है ना उसमें पेनिट्रेशन कर रहा था, नाभि में सेक्स कर रहा था। तो वहाँ से बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि उसे लगा कि पेट में बच्चे होते हैं, तो यहीं पे वो कर रहा था। तो इन चीज़ों के बारे में जानना, समझना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, मेल प्यूबर्टी के बारे में। मेल प्यूबर्टी मीन्स कि जब एक मेल मीन्स लड़का, आदमी, जब मेल के अंदर प्यूबर्टी मीन्स होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जहां पर एक इंसान इस लेवल पर हो जाए जहां पर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होने पर एक नए बच्चे को जन्म दे, मतलब जन्म करने के लिए उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाए, मतलब स्पर्म उसके अंदर डेवलप हो जाए, तो ये सिचुएशन कहलाती है मेल प्यूबर्टी। ऐसी चीजें जब होती हैं, ये आमतौर पर लड़कों में 10 से 11 साल के टाइम पीरियड पे अभी होने लग गया। पहले ये थोड़ा 12 से 13 साल पे होता था, अब ये 10 से 11 साल पे ही लड़कों में स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय उनकी भौतिक क्या क्या चेंजेस आते हैं और मानसिक क्या क्या परिवर्तन होता है, उनके फिजिक में क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं, उनके जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनका उस समय माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा होता है, उनका अट्रैक्शन दूसरी जेंडर की तरफ किस तरह से जाता है, उस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, डिटेल में हम समझेंगे, यू डोंट नीड टू वरी। दूसरी चीज़ है आपका यही चीज़ फीमेल प्यूबर्टी में, जब लड़की की प्यूबर्टी आने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जिसको आप कह सकते हो कि
लड़कियों का जो पीरियड्स आता है, जब ये प्यूबर्टी में जाती हैं तो फिर पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कौन से एज में होता है, और लड़कियों में ये अभी के टाइम पीरियड में 9 to 10 ईयर्स में ही होने लग रहा है। तो फीमेल प्यूबर्टी क्या होती है, भौतिक और मानसिक रूप से उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके लाइफ में, उनके फिजिक्स में क्या चेंज आता है, उनकी माइंडसेट में क्या चेंज आता है, वो सारा कुछ हमको पढ़ना है। मेल और फीमेल में समानताएं और अंतर के बारे में पढ़ना है कि मेल और फीमेल में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेज हैं। अगर आप मेल फीमेल की देखोगे, मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स सेम है, कुछ एक दो बॉडी पार्ट्स को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। तो क्या चीज़ समानताएं हैं, क्या उनमें डिफरेंसेज हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। संभोग, गर्भाधान और शिशु जन्म के बारे में पढ़ना है कि संभोग की प्रक्रिया क्या है, गर्भाधान किस तरह से होता है, संभोग के उपरांत किस तरह का संभोग होना चाहिए, शिशु का जन्म किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला पढ़ना है आपको LGBTQ के विषय में तथ्य, रवैया, भ्रम, मुद्दे और पहचान। LGBTQ मतलब कि जो है एक स्पेसिफिक जेंडर नहीं होते, मेल फीमेल नहीं होते, बल्कि जिनको आप गे कह सकते हो, जिनको आप लेस्बियन कहते हो। तो इस कम्युनिटी के बारे में आपको बात करनी है, इसके विषय में क्या फैक्ट्स हैं, इनके बारे में क्या रवैया होना चाहिए, क्या हमारे अंदर इनको लेकर के भ्रम है, कौन कौन से मुद्दे हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको 7th यूनिट में पढ़ना है, 7th यूनिट कह रहा हूँ, 8th यूनिट के 7th पॉइंट में। नेक्स्ट है आपका प्रजनन नियंत्रण और गर्भपात, यानी कि प्रजनन को नियंत्रण करना है। यानी कि जब भी एक मेल फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में जा रहे हैं तो एक प्रजनन की प्रक्रिया हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा हो बट प्रजनन ना हो रहा हो, बच्चे की जन्म ना हो रहा हो, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, या फिर अगर हो भी गया है गर्भ तो गर्भ को गर्भपात करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, या फिर इनसे बचने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करनी है। प्रेम रहित यौनाचार, प्रेम रहित यौनाचार मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप तो बन रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप तो बन रहा है, बट वो प्रेम रहित है, मतलब प्रेम नहीं है सामने वाले इंसान से, बट फिर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है, इट मीन्स वो चीज़ फोर्सफुली हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको उत्पीड़न कह सकते हैं, यौन शोषण कह सकते हो, इसी को हम बलात्कार कह सकते हैं कि जब आपको किसी इंसान से प्यार नहीं है और आप फिर भी उस इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो फोर्सफुली, उसके कंसेंट के बिना, तो उसको कहते हैं आपका प्रेम रहित यौनाचार, जिसको उत्पीड़न, यौन शोषण या बलात्कार कह सकते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको किस तरह से सेल्व किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। अगला चीज़ है आपका यौन संक्रमण रोगों का रोकथाम, यानी कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं तो जो सबसे टफ जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको ऐसे HIV हो सकता है जहाँ पर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद उसका क्योर ही नहीं है। तो आज के टाइम पीरियड में मैंने देखा है, जैसे कि मैं एक रिलेशनशिप एडवाइजर भी हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ उनके रिलेशनशिप किस तरीके से अच्छे से चल सकते हैं। उसमें आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ मेरे से बात करते हैं कि यार हमारा पार्टनर सर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बोल रहा है कि हमें फिजिकल रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बनानी है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन तक नहीं आता है कि क्या कोई संक्रमण हो सकता है, क्या कोई बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह के उनके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। उनके माइंड में क्वेश्चन क्या आता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लेंगे तो फिर सोसाइटी में क्या होगा, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा या नहीं चलेगा, या सेक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, सेक्स करने से क्या मेरे फैमिली वालों को पता चल जाएगा, या मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम होगी। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बट अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या कोई संक्रमण हो सकता है। सबकी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक इंसान जो तुम्हारे साथ आ रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, यू डोंट नो कि वो किसके साथ और भी गया हो, और यू डोंट नो कि आप उस इंसान के साथ पूरी लाइफ जीने वाले हो, और आपको पता भी नहीं उस इंसान के अंदर क्या कोई ऐसी बीमारी है HIV जैसी, यू डोंट नो, और आप चेकअप भी नहीं कराने जाओगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 8 में। तो हम एक एक करके सारे यूनिट्स आपको कंप्लीट कराएंगे, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।